नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। अगर आप शिमला, कुफरी, कुल्लू मनाली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपने अरेंजमेंट स्वयं करें और अपनी जर्नी स्वयं ही प्लान करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही आरामदायक हो सकता है, वो है ट्रैवल पैकेज लेने का, जिसमें कि सारे अरेंजमेंट ट्रैवल एजेंसी आपको करके देती है और आपको कुछ भी नहीं करना होता। आप बड़े आराम से अपना ट्रिप एंजॉय करते हैं। तो यही सारे बेनिफिट्स को देखते हुए हमने भी एक ट्रैवल पैकेज बुक किया है शिमला, कुफरी, कुल्लू मनाली के लिए। और ये ट्रैवल पैकेज हमने प्रिया ट्रैवल्स के साथ बुक किया है, जिसका ड्यूरेशन है 5 नाइट्स 6 डेज का। ये पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं शिमला, कुफरी, कुल्लू मनाली। तो 5 नाइट्स और 6 डेज के इस ट्रिप में जिन स्थानों को हम घूमेंगे वे कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे शिमला, कुफरी के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस को। और इनमें से सबसे पहला स्थान जो हम एक्सप्लोर करेंगे वो है जाकू टेम्पल, जहां हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। जाकू टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम चलेंगे वाइस रीगल लॉज के लिए, जो कि ब्रिटिश काल में राष्ट्रपति निवास हुआ करता था। वाइस रीगल लॉज के बाद हम चलेंगे ग्रीन वैली के लिए, जो कि एक बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट है। ग्रीन वैली से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे कुफरी के लिए और वहाँ करेंगे हॉर्स राइडिंग और चलेंगे महासू पीक और फागू वैली के लिए। और इसके बाद हम चलेंगे कुफरी ज़ू के लिए, जहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंट वैरायटीज़ के वाइल्ड एनिमल्स। कुफरी ज़ू के बाद हम चलेंगे द रिज के लिए, जहाँ से शिमला का बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आता है। और यहीं देखेंगे क्राइस्ट चर्च, जो कि नॉर्थ इंडिया का दूसरा सबसे पुराना चर्च है। फिर क्राइस्ट चर्च से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे काली बाड़ी मंदिर में दर्शन के लिए, जिसे श्यामला देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी स्थान से शिमला नाम की उत्पत्ति हुई है। और फिर अपने ट्रिप में आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे शिमला से कुल्लू के लिए, जहां पर हम देखेंगे एप्पल गार्डन्स को और एंजॉय करेंगे रिवर राफ्टिंग। और फिर कुल्लू से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे मनाली, जहां सबसे पहले हम दर्शन करेंगे हिडम्बा देवी मंदिर में, जिसका ताल्लुक महाभारत काल से है। हिडम्बा देवी टेम्पल के बाद हम चलेंगे जोगनी वाटरफॉल के लिए, जो कि मनाली का एक प्रसिद्ध वाटरफॉल है। फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे गुलाबा, जहां से पहाड़ों का एक पैनोरामिक व्यू नज़र आता है। और फिर गुलाबा से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे रोहतांग पास के लिए, जो कि 13,058 फीट्स की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान है, जहां से बर्फीले पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। रोहतांग पास से होते हुए हम चलेंगे अटल टनल के लिए, जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी टनल है। अटल टनल के बाद हम चलेंगे वशिष्ठ टेम्पल के लिए, जहां पर गर्म पानी के प्राकृतिक कुंड हैं, जिनमें स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। वशिष्ठ टेम्पल के बाद हम चलेंगे सजला वाटरफॉल के लिए, जहां पहुंचने का रास्ता बेहद खूबसूरत है। सजला वाटरफॉल के बाद हम देखेंगे नगर कैसल और फिर चलेंगे सोलांग वैली के लिए, जो कि मनाली की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन बस इतना ही नहीं, इस ट्रिप के दौरान और भी कई सारे प्लेसेस हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे इस ट्रिप की शुरुआत होती है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ हम किसी भी साधन से आसानी से पहुंच सकते हैं। जो सबसे कॉमन साधन है वो है रेलवे का, तो आप ट्रेन से बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप चाहें तो बाय बस भी आ सकते हैं और चाहें तो बाय एयर भी आप चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध है।
और अब चंडीगढ़ पहुंचने के बाद हमारे एक्चुअल टूर पैकेज की शुरुआत होती है। हमें लेने आई है गाड़ी जो कि प्रिया ट्रैवल की फैसिलिटीज़ में इंक्लूडेड है, जिनसे हमने ये ट्रैवल पैकेज बुक किया था। और अब इसी गाड़ी से हम इस पूरे जर्नी को कवर करेंगे, जो कि है हमारी शिमला टू मनाली। लेकिन फ़िलहाल आज हमारा पहला दिन है इस टूर का और आज हम जाने वाले हैं चंडीगढ़ से शिमला के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 120 किलोमीटर्स का। तो अब फाइनली काफ़ी लंबा सफ़र पार करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं शिमला में। और शिमला में हमें जो होटल अलॉट किया गया है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये हमारा होटल रूम है शिमला का। और अभी फ़िलहाल हम शिमला रात को पहुँचे हैं, तो रात को बाहर का नज़ारा तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन बालकनी से बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आता है, जो कि मैं आपको सवेरे दिखाऊँगा। अभी रात के टाइम वो नज़ारा नहीं नज़र आता। और काफ़ी अच्छे से वेल मेंटेन्ड इस रूम को किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा वॉशरूम भी दिखाना चाहूँगा इस रूम का। ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, जो कि हम इस होटल में यूज़ कर सकते हैं। तो अब होटल रूम में चेक इन करने के बाद हम आ चुके हैं डिनर के लिए। डिनर हमारा ऑलरेडी रेडी था और डिनर काफ़ी डिलीशियस भी है। तो आज है हमारे इस ट्रिप का दूसरा दिन। हम हैं शिमला में और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे रूम की बालकनी से किस तरह का व्यू नज़र आता है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है जो कि हमारी होटल बालकनी से नज़र आता है। तो अब हम जाने वाले हैं शिमला के फेमस प्लेसेस को एक्सप्लोर करने हैं, लेकिन इससे पहले हमें ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया गया है हमारी होटल में, जहां हमने स्टे किया है, जो कि हमारे पैकेज में भी शामिल है। तो सबसे पहला स्थान जो हम शिमला में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है जाखू टेम्पल। इस स्थान तक पहुंचने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला कि हम पैदल मार्ग से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। पैदल मार्ग से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का मार्ग हमें पार करना पड़ता है और फिर हम पहुँचते हैं जाखू टेम्पल के लिए। दूसरा तरीका, हम बाय कार भी यहाँ पहुँच सकते हैं, जैसे कि अभी आप नीचे देख सकते हैं कार पार्किंग है और कार पार्किंग से आपको जस्ट कुछ ही सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं जाखू टेम्पल के लिए। और एक और तीसरा तरीका है जो कि है रोप वे, यानी कि उड़न खटोले का, जिससे कि आप जाखू टेम्पल तक पहुँच सकते हैं और यहाँ से रिटर्न भी हो सकते हैं। वैसे ये जो रास्ता है जिससे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं वो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी सुंदर है। अगर आप यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, कुछ रील्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी ये लोकेशन होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी वाला ये रास्ता है और जो स्टेप्स भी हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से यहाँ पर बनी हुई हैं। तो अब इस खूबसूरत रास्ते को पार करके हम पहुंच चुके हैं जाखू टेम्पल, जो कि हनुमान जी का एक मंदिर है और ये जाखू पहाड़ी पर स्थित है, जो कि शिमला की एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी है। और यहाँ पर हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस मंदिर की, इस स्थान की एक खास बात कि यहाँ पर एक भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति है, जिसे अभी हम पीछे चल के देखने वाले हैं, जिसकी हाइट है 108 फीट की। तो अब हम पहुँच चुके हैं हनुमान जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति के पास, जिसकी हाइट है 108 फीट की। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मूर्ति जाखू हिल के ऊपर बनी है, जो कि शिमला की सबसे ऊंची हिल है, यानी कि सबसे ऊंचा ये माउंटेन वाला एरिया है जहां पर ये मूर्ति बनी हुई है। और इस मूर्ति की हाइट इतनी ज़्यादा है कि इसे एक फ्रेम में कैप्चर करना भी मुश्किल हो रहा है। और इस स्थान के बारे में मैं आपको थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में बात करूं तो ये स्थान का महत्व इसलिए भी है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे तो इस स्थान पर कुछ देर रुके थे, कुछ देर उन्होंने विश्राम किया था, और इसी वजह से इस स्थान का महत्व भी हो जाता है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मूर्ति हनुमान जी की यहाँ पर स्थापित की गई है। जाखू टेम्पल के बाहर भी आपको कुछ इस तरह की एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटी मिलेंगी, जिस तरह की ये साइकिल वगैरह। अगर आप 360 साइकिल चलाने की एक्टिविटी करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। आप यहाँ पर गो कार्टिंग भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह के गो कार्टिंग की सुविधा भी है, तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ काउंटर भी बना हुआ है, मैं आपको रेट्स दिखाता हूँ कि किस तरह की रेट्स हैं, जो आप इस हिसाब से यहाँ पर भी एडवेंचर स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी लिस्ट भी यहाँ लगी हुई है और उनके साथ ही प्राइजेस लगे हुए हैं। अगर आप कुछ कॉम्बो भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और ये सारे प्राइजेस की लिस्ट हैं जो कि आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं।
अब हम पहुंच चुके हैं शिमला के एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान पर जिसका नाम है वाइसरीगल लॉज। ये पुराने टाइम पर जब ब्रिटिश काल हुआ करता था इंडिया में, तो उस टाइम पर ये राष्ट्रपति भवन था। जो ब्रिटिश काल के वॉइस रॉयज़ यानी कि राष्ट्रपति हुआ करते थे वो यहाँ रहा करते थे। अंग्रेज़ों की जो समर टाइम का कैपिटल हुआ करता था वो शिमला था, तो उस वजह से राष्ट्रपति भवन यहाँ पर बनाया गया है। आज इसको कहा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ और ये बहुत ही बड़ी हिल टॉप पर बना हुआ है। अगर आप वाइसरीगल लॉज को देखना चाहते हैं तो यहाँ का एंट्री शुल्क है 30 रुपीज़ पर पर्सन का। अगर आप गार्डन एरिया यानी कि बाहर से अगर वाइसरीगल लॉज को देखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हैं, म्यूज़ियम को देखना चाहते हैं जो कि गाइडेड टूर होता है, तो उसका चार्ज लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। अंदर जो चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है इसलिए मैं अंदर का तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन अंदर जो चीज़ें हैं मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अंदर की साइड पुराने टाइम के हिस्टोरिक पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं। अंदर की साइड आपको पुराने फर्नीचर्स, पुराने आर्किटेक्चर्स, ये चीज़ें देखने मिलेंगी। तो अंदर आप जाकर ये गाइडेड टूर भी ले सकते हैं, शिमला की हिस्ट्री के बारे में और यहाँ के इतिहास के बारे में जान सकते हैं, लेकिन अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, इस वजह से हम आपको अंदर का नहीं दिखा पाएंगे। तो अब अपने ट्रिप में आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं कुफरी के लिए, जिसका शिमला से डिस्टेंस है लगभग 14 किलोमीटर का। शिमला से कुफरी जाते वक्त रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट आता है जिसका नाम है ग्रीन वैली। आप मेरे पीछे हरियाली तो देख पा रहे होंगे, लेकिन जो वैली का व्यू है वो भी पूरा हरियाली से भरपूर है। आप नीचे देखेंगे तो पूरे पेड़ ही पेड़ आपको नज़र आएंगे। इसका नाम जो ग्रीन वैली रखा गया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जहाँ तक नज़र डालेंगे आपको ग्रीनरी ही यहाँ नज़र आएगी। यहाँ तक कि ये नहीं, आप पीछे भी देखिए तो ये पूरा रास्ता ग्रीनरी से भरा हुआ है। ग्रीन वैली एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफिक पॉइंट है। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ और सेल्फीज़ क्लिक कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि ग्रीन वैली एक मेन हाईवे के पास में स्थित है, तो जब भी आप यहाँ फ़ोटो वीडियो क्लिक करें तो थोड़ा सा सावधानी का ज़रूर ध्यान रखें। तो अब हम पहुंच चुके हैं कुफरी, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। कुफरी के प्रमुख टूरिस्टिक पॉइंट्स महासू पीक और फागू वैली में हैं, जहां तक पहुंचने के लिए हमें पार्किंग एरिया से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी चढ़ाई करते हुए पार करनी होती है। अब हम आ चुके हैं कुफरी के एक बहुत ही फेमस पॉइंट पर, जहां से फागू वैली के लिए जाया जाता है। फागू वैली कुफरी के पॉइंट से यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर की हाइट पर है। या तो आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं हाइकिंग ट्रैकिंग करते हुए, या फिर आप घोड़े की सहायता से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। घोड़े का चार्ज लगता है 500 रुपीज़ पर पर्सन का, यानी कि 3 किलोमीटर आपको घोड़े से ऊपर ले जाते हैं और 3 किलोमीटर ही आपको घोड़े से नीचे लाते हैं। और ऊपर क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे पिक्चर्स, इससे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप सिर्फ घोड़े से ऊपर जाते हैं तो सिर्फ 500 रुपीज़ आपका लगेगा, लेकिन अगर आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हैं और एप्पल गार्डन देखना चाहते हैं, इस तरह की स्टेप फार्मिंग देखना चाहते हैं, जैसे कि जो सीढ़ीदार खेत होते हैं, अगर उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसका लगता है 1000 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज, जिसमें कि हॉर्स राइडिंग, एक जिप लाइन यहाँ इसमें इंक्लूड होती है, एक एप्पल गार्डन का विजिट इंक्लूड होता है और स्टेप फार्मिंग आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो इसका चार्ज लगता है 1500 रुपीज़, यानी कि 1500 रुपये। तो अभी हम ऊपर चलेंगे और ये सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करेंगे। फागू वैली तक जाने का रास्ता काफ़ी एडवेंचरस है, काफ़ी मज़ेदार है, लेकिन अगर आप पैदल यहाँ आने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, बिकॉज़ जो रास्ता है वो थोड़ा सा नमी वाला है और थोड़ा कीचड़ भी यहाँ मिलेगा आपको। लेकिन हॉर्सेस से जब आप यहाँ आते हैं तो काफ़ी मज़ा भी आएगा, एक नया फील होगा आपको कि आप हॉर्स राइडिंग करते हुए एक हाइट पर जा रहे हैं, जो कि काफ़ी एडवेंचरस माहौल हो जाता है। अभी जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं हॉर्स राइडिंग करते हुए, ये काफ़ी खूबसूरत रास्ता है और यहाँ पर बड़े बड़े देवदार के वृक्ष हैं जो कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, कि जब आप यहाँ पे जनवरी या फरवरी के मंथ में आते हैं तो इसी रास्ते में आपको ग्रीनरी की जगह यहाँ स्नो नज़र आती है, यानी कि बर्फ़ वाला रास्ता ये हो जाता है और आप बर्फ़ का एडवेंचर यहाँ पर उस टाइम पर ले सकते हैं। लेकिन जब आप मानसून के बाद भी यहाँ पर आते हैं
तो भी काफ़ी अच्छा माहौल आपको नज़र आता है, क्योंकि जो ग्रीनरी है, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। फागू वैली पर चढ़ते वक्त आपको बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर घोड़ों से भी हम जो चढ़ाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कठिन हो सकती है अगर आप पैदल मार्ग से आने की कोशिश करें, क्योंकि आप सामने की ओर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है और पीछे भी आप देख सकते हैं जो ढलान है काफ़ी ज़्यादा है। कुफरी से जब हम फागू वैली के लिए हॉर्स राइडिंग करते हुए आते हैं तो हॉर्स हमें लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की राइड के बाद छोड़ देता है। बाकी का रास्ता हमें पैदल पार करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा स्लोप वाला रास्ता आ जाता है, क्योंकि जो भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ एक रास्ता बना हुआ है वहाँ होती है जहाँ की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ आगे ही एप्पल गार्डन्स भी हैं, जो सीढ़ीदार खेत है वो भी यहीं पर हैं और एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी यहीं पर होती हैं। फागू वैली में जब आप ऊपर आते हैं तो आप याक राइडिंग भी कर सकते हैं अगर आप हॉर्स राइडिंग से आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि याक राइडिंग भी करें, इसके साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएं तो वो भी करा सकते हैं। अगर आप याक के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराना चाहते हैं तो इसका चार्ज लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। अगर आप फागू वैली के लिए ऊपर आते हैं तो आप इस तरह की ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी ट्राई कर सकते हैं। इसका चार्ज है 100 रुपीज़ पर पर्सन का, और इस तरह की ट्रेडिशनल ड्रेसेस ट्राई करके आप बहुत सारे पिक्चर्स भी यहाँ क्लिक कर सकते हैं इस खूबसूरत वातावरण के साथ। तो अब एडवेंचर क्लब में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़ की एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ करने वाले हैं जिप लाइन इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। इस जिप लाइन को करते हुए काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और अभी मैं बादलों के ऊपर से उड़ता हुआ आगे की ओर जा रहा हूँ जिप लाइन करते हुए। तो अभी मैंने जिप लाइन की एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स बने हुए हैं जहाँ पर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इन सभी एक्टिविटीज़ में से जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लगी वो थी गो कार्टिंग की, क्योंकि यहाँ पर गो कार्टिंग का जो ग्राउंड एरिया है वो काफ़ी बड़ा बना हुआ है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिमला का एप्पल काफ़ी मशहूर है, तो अब हम चल रहे हैं एप्पल गार्डन्स में, यानी कि सेब के बगीचों में। तो अब इस स्थान से हम देख रहे हैं एक एप्पल ट्री को जिस पर लगे हुए हैं एप्पल्स, लेकिन अभी ये एप्पल्स का कलर ग्रीनिश है क्योंकि अभी ये कच्चे हैं। और इसी तरह से सभी पेड़ों पर ये नेट लगाया हुआ है ताकि एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट दिया जा सके एप्पल्स को ग्रो होने के लिए। और यहाँ दूर तक भी आप देखेंगे तो कई सारे एप्पल ट्रीज आपको एक साथ नजर आएंगे। यहीं ऊपर की ओर एक प्रसिद्ध मंदिर है महासू नाग का, जो कि साल में एक बार ही खोला जाता है, और महासू नाग मंदिर की वजह से ही इस पीक का नाम महासू पीक रखा गया है। यह जगह समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस वजह से जब आप यहाँ आते हैं तो आपको बादल काफी करीब नजर आते हैं। एक और इंटरेस्टिंग स्थान है जिसे हम कुफरी में एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि है कुफरी का चिड़ियाघर, जिसका नाम है हिमालयन नेचुरल पार्क। और यहाँ कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स हैं जिन्हें हम यहाँ देख सकते हैं। इस पार्क का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है सुबह 9 बजे से शाम को 6:30 बजे तक का। और इस पार्क को देखने के लिए, यानी कि इस चिड़ियाघर को देखने के लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। और एक और ख़ास बात कि ये चिड़ियाघर ट्यूसडे के दिन, यानी कि मंगलवार के दिन यहाँ का अवकाश रहता है। इस चिड़ियाघर का मेन अट्रैक्शन है हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन ब्राउन बियर, लेपर्ड और कई सारे ऐसे बर्ड्स जो कि माउंटेन रीजन्स में पाए जाते हैं। तो अब कुफरी में एंजॉय करने के बाद हम वापस से चल रहे हैं शिमला के लिए, जहां पर और भी कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कि अब हम एक्सप्लोर करेंगे। शिमला में जब आप साइट सीन करने निकलेंगे तो आपको कई जगह कुछ इस तरह के नज़ारे नज़र आएंगे, जिसमें आपको कई सारे घर पहाड़ों के ऊपर बने हुए नज़र आएंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से नज़र आएगा। जैसे आप यहाँ पर घर देख सकते हैं काफ़ी सारे, उसी के साथ आप यहाँ पर वैली व्यू भी देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा वैली व्यू है। आधी साइड आपको कहीं धूप नज़र आएगी, कहीं बादल नज़र आएंगे, कहीं कोहरा नज़र आएगा। और हमारे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा कि ये शिमला का एक रास्ता है। हम हाईवे पे खड़े हुए हैं और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सी ग्रीनरी वाला एक माउंटेन का व्यू भी आपको नज़र आएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है।
तो शिमला एक्सप्लोर करते हुए अब हम आ चुके हैं द रिज पर, जो कि शिमला की सबसे पॉपुलर प्लेसेस में से एक है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा मैदान है जहाँ पर हम कपल्स के साथ, फैमिली के साथ घूम सकते हैं और एक काफ़ी अच्छी लोकेशन और व्यू पॉइंट भी द रिज है। लेकिन लोगों को सिर्फ ये एक खाली मैदान लगता है जहाँ पर घूम सकते हैं, हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा द रिज के बारे में कि द रिज के नीचे बहुत बड़े बड़े वाटर टैंक्स हैं। कोई छोटे मोटे वाटर टैंक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो वाटर टैंक्स हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी की अगर बात करें तो 10 लाख गैलन पानी ये स्टोर कर सकते हैं। गैलन को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करके देखें तो 38 लाख लीटर ऑफ वाटर कैन बी स्टोर्ड इन दिस रिज। इसके नीचे जो टैंक्स हैं यानी कि उसमें 38 लाख लीटर पानी को स्टोर किया जा सकता है। इस वजह से ये शिमला की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस भी है। और इसके बारे में थोड़ी और जानकारी मैं आपको दूं कि ये जो टैंक्स बनाए गए थे द रिज पे, ये 1880 के अंदर बनाए गए थे, यानी कि 1880 में बनाए गए थे ब्रिटिश काल में। और इनका जो निर्माण किया गया था वो चूना से इनका निर्माण किया गया था। चूने की मदद से सीमेंटिंग, पुराने टाइम पे सीमेंट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था, तो चूने की मदद से इन टैंक्स को बनाया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर द रिज खास क्यों है इतना ज़्यादा, क्योंकि आप यहाँ रिज से नीचे की साइड देखेंगे तो आपको शिमला का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर नज़र आएगा। आप दूर तक देखेंगे तो आपको शिमला के कई सारे घर नज़र आएंगे, बहुत ही खूबसूरत वैली व्यू नज़र आएगा। और साथ ही अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको फॉग टाइप का दिख रहा होगा। ये फॉग नहीं है, ये है बादल। यानी कि द रिज ऐसी जगह है जो कि बहुत ज़्यादा हाइट पर बनी हुई है। हाइट पर जाकर ये फ्लैट ग्राउंड हमें मिलता है, तो यहाँ पर जो माहौल रहता है बहुत ही ठंडा माहौल रहता है। और रिज की खास बात करें तो रिज पे ही है क्राइस्ट चर्च। और इस चर्च की खास बात ये है कि ये नॉर्थ इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट चर्च है, यानी कि उत्तरी भारत का दूसरा सबसे पुराना चर्च है। और शिमला की अगर बात करें तो शिमला के अंदर ये सबसे पुराना चर्च है, क्योंकि शिमला के जो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुराने चर्च की अगर बात करें तो ये क्राइस्ट चर्च आता है। ये न्यू जॉथिक स्टाइल के अंदर बनाया गया है। 1857 जब 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम ये बना था। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो ही सबसे ज़्यादा फेमस बनाता है इस चर्च को। इस चर्च को अगर अंदर से देखें तो इसकी सीलिंग यानी कि इसकी जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है। और इस चर्च को जब बनाया गया था तो इसकी लागत लगी थी लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये की, क्योंकि वो टाइम था 1857 का। और देखने में ये चर्च अंदर से काफ़ी बड़ा है। चर्च के ऊपर जो वॉचेस यानी कि घड़ियां लगी हैं उन्हें 1860 में लगाया गया था। और चर्च के पास ही देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत फोटोजेनिक व्यू नज़र आता है। द रिज पे आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग करने का चार्ज है 100 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन सीज़न वाइज ये रेट थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। और इस हॉर्स राइडिंग में आपको रिज का वहाँ तक फ्लैग तक लेके जाते हैं और फिर थोड़ा सा राउंड करा के आपको वापस इसी जगह छोड़ देते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं शिमला के एक बहुत ही फेमस पॉइंट पर जिसका नाम है स्कैंडल पॉइंट। और जब द रिज से हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो स्कैंडल पॉइंट आता है। वैसे यहाँ से कई सारे रास्ते जाते हैं, मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आखिर इस पॉइंट को स्कैंडल पॉइंट कहा क्यों जाता है। स्कैंडल पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पटियाला के महाराज थे वो ब्रिटिश वॉइस रॉय की बेटी के साथ यहाँ से गायब हो गए थे। यानी कि दोनों एक तरह से एक दूसरे के प्यार में थे और वो दोनों इस जगह से गायब हो गए थे, तो इस वजह से इस पॉइंट का नाम स्कैंडल पॉइंट रखा गया है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा स्कैंडल पॉइंट से कितने रास्ते यहाँ से जाते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप जो पीछे रास्ता देख रहे हैं वो जाता है कालीबाड़ी मंदिर के लिए, यानी कि जो श्यामला देवी मंदिर है जहाँ से शिमला का नाम पड़ा है, वो मंदिर के लिए रास्ता ये जाता है। जो इधर वाला रास्ता है ये नीचे वाला, ये जाता है मॉल रोड के लिए। और जो ऊपर वाला रास्ता है वो जाता है द रिज के लिए। और आगे से एक रास्ता पड़ता है जो कि जाता है लक्कड़ बाज़ार के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं शिमला के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस पे जो कि है कालीबाड़ी मंदिर, जिसे श्यामला देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये वो ऐतिहासिक स्थान है जहां से शिमला का नाम पड़ा है। जैसा कि मैंने आपको नाम बताया श्यामला देवी,
तो श्यामला देवी के नाम से ही शिमला का नाम पड़ा है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। अगर इसकी लोकेशन की मैं बात करूँ तो ये लोकेशन है, जैसे हम रिज से थोड़ा सा आगे चलते हैं, द रिज जो शिमला की प्लेस है, जहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये मंदिर आता है। ये माँ काली का मंदिर है, श्यामला देवी माँ काली का ही एक मंदिर है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ आरती चल रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा माता के दर्शन कराता हूँ, पर इस जगह आप ज़रूर आइए। और अब जो नज़ारा हम देखने जा रहे हैं वो है शिमला का नाइट व्यू। रात्रि के समय जगमगाता हुआ शिमला काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। और ये जो कोहरा अभी आप देख रहे हैं ये कुछ और नहीं बल्कि बादल हैं। अगला स्थान जो हम शिमला में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है शिमला का मॉल रोड, जो कि शिमला की सबसे पॉपुलर प्लेसेस में से एक है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा टूरिस्ट नज़र आएंगे। हालांकि मॉल रोड थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको ज़रूर लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, लेकिन आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप शॉपिंग यहाँ कर सकते हैं। अगर आप कुछ फूड ट्राई करना चाहते हैं, कुछ केक, पेस्ट्रीज, डोनट्स, ये चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेटर प्लेस रहेगी। मॉल रोड पर आपको कई सारी खाने पीने की दुकानें भी नज़र आएंगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं समोसे, टिक्की और भी कई सारी दुकानें हैं जिसमें मिठाई वगैरह, यहाँ की कुछ ट्रेडिशनल डिशेज वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं। मॉल रोड की एक खास बात कि यहाँ पर आपको व्हीकल्स चलते हुए नज़र नहीं आएंगे क्योंकि व्हीकल्स अलाउड नहीं है यहाँ पर। सिर्फ एम्बुलेंस वगैरह आपको यहाँ दिखाई देगी कई बार कुछ इमरजेंसी के केसेस में। अदरवाइज़ यहाँ पर 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर अलाउड नहीं होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मॉल रोड पर आप लिफ्ट से भी पहुँच सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर बना हुआ है। तो लिफ्ट का जो चार्ज लगता है 20 रुपीज़ पर पर्सन का लगता है। इन फ्यूचर ये चार्जेस वेरी भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल का जो चार्ज है वो 20 रुपीज़ पर पर्सन का है। और लिफ्ट आपको 2 बार यहाँ बदलनी पड़ती है ऊपर आने के लिए। पहले एक लिफ्ट से आएंगे, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस पार करके फिर दूसरी लिफ्ट के थ्रू आप ऊपर तक आ सकते हैं मॉल रोड के लिए। चाहें अगर आप लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पैदल भी आ सकते हैं। ये पैदल वाला मार्ग है जिससे आप पैदल आ और जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टेंस वाला है, आपको नीचे से घूम के वो आना पड़ता है। लेकिन अगर आप कन्वीनियंस चाहते हैं तो लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि मॉल रोड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर आप कुछ चीज़ें ख़रीदना भी चाहते हैं या फिर कुछ खाने पीने का भी ट्राई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बजट फ्रेंडली रहना चाहते हैं, कुछ थोड़ा सस्ते में चीज़ें लेना चाहते हैं या कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो आपको एक रास्ता नज़र आएगा मॉल रोड पर चलते हुए वक्त ही। जब आप लिफ्ट से मॉल रोड पर आएंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ते आपको एक नीचे की तरफ रास्ता नज़र आएगा। ये है लोअर बाज़ार का रास्ता। यहाँ पर आपको मॉल रोड के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे दामों में चीज़ें मिल जाएंगी। लोअर प्राइस में आप चीज़ें ट्राई भी कर सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। ये है मॉल रोड का रास्ता और ये से जो नीचे जाता रास्ता उसका नाम है लोअर बाज़ार का रास्ता, यानी कि जो नीचे वाला बाज़ार है उसको लोअर बाज़ार के नाम से हम जानते हैं। अगला स्थान जो हम शिमला में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है समर हिल, जहाँ पर है टॉय ट्रेन का स्टेशन। यानी कि शिमला की एक ख़ास बात है, यहाँ पर टॉय ट्रेन चलती है। जैसे कि आप मेरे पीछे पटरी भी देख पा रहे होंगे। टॉय ट्रेन मतलब ऐसी ट्रेन जो कि बच्चे जैसी जो खिलौना गाड़ी होती है उस तरह की गाड़ी चलती है, जो कि बहुत दूर तक जाती है। शिमला टू कालका जाती है, उसमें आप सफ़र कर सकते हैं। ये एक बहुत ही एडवेंचरस सफ़र होता है और बहुत ही मज़ा आता है इसमें, तो आप ये सफ़र कर सकते हैं। लेकिन शिमला में 2 जगह इसके स्टेशन हैं, एक तो समर हिल पे और एक शिमला में एक और स्टेशन है। वहाँ से आप टॉय ट्रेन में बैठकर मज़ा ले सकते हैं और ज़रूरी नहीं है आपको कालका तक जाना है। आप उससे 1-2 स्टेशन जो भी हैं इसके बीच के वहाँ तक भी जा सकते हैं और इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। समर हिल रेलवे स्टेशन पर टॉय ट्रेन के टाइमिंग्स लगे हुए हैं जिसके अनुसार आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। यहाँ करीब 3 से 4 टॉय ट्रेन चलती हैं अलग अलग समय के अनुसार। समर हिल रेलवे स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम, जिसे भी आप देख सकते हैं। ये सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ आप हिमाचल कल्चर से जुड़ी कई सारी ऐतिहासिक चीज़ें देख सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात इस म्यूज़ियम के बारे में कि इसका मंडे के दिन यानी कि सोमवार के दिन अवकाश होता है। और इसी के साथ शिमला में आप देख सकते हैं चैडविक फॉल्स, जो कि एक काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है और समर हिल रेलवे स्टेशन से इसका डिस्टेंस कुछ ही किलोमीटर्स का है।
एक और स्थान है जो कि आप शिमला में देख सकते हैं और यहाँ दर्शन कर सकते हैं, वो है तारा देवी मंदिर, जिसका डिस्टेंस शिमला बस स्टैंड से लगभग 15 किलोमीटर्स का है। तो अब शिमला कुफरी घूमने के बाद अपने ट्रिप में आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं कुल्लू के लिए, जिसका डिस्टेंस शिमला से लगभग 200 किलोमीटर्स का है। शिमला से कुल्लू जाने का रास्ता काफ़ी खूबसूरत है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। तो अब हम पहुंच चुके हैं कुल्लू में और यहाँ से मनाली का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर का। और कुल्लू में जो सबसे पहला स्थान हम देखने जा रहे हैं वो है एप्पल गार्डन्स, यानी कि सेब के बगीचे। और अभी मैं एक सेब के पेड़ के सामने ही खड़ा हूँ। सेब हम जनरली खाते तो हैं, लेकिन ये उगते कैसे हैं मैं आपको थोड़ा सा नेचुरल तरीके से दिखाना चाहूँगा। ये सेब उगते हैं बंचेस में, जैसे कि आप यहाँ ऊपर की ओर देख पाएंगे। बंचेस मतलब एक गुच्छे के रूप में उगते हैं और इस पूरे पेड़ में काफ़ी सारे सेब हैं। यहाँ ऊपर भी देखेंगे, इधर साइड में भी देखेंगे, और एक ही पेड़ नहीं है, आगे तक भी चलेंगे तो यहाँ सेब का पूरा ये बगीचा है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी दिखाना चाहूँगा कि एप्पल्स लगते कैसे हैं। एक पेड़ पे काफ़ी सारे एप्पल्स लगे हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे एप्पल्स हैं। और एप्पल्स के बारे में एक ज़रूरी जानकारी, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि एप्पल एक तरह का फॉल्स फ्रूट है, यानी कि ये फ्लावर की ओवरी से उत्पन्न नहीं होता, फ्लावर के थैलेमस वाले पार्ट से उत्पन्न होता है। ये एक इसकी स्पेशल चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली जो फूल से उत्पन्न होते हैं वो असली फल कहलाते हैं। एक तरह का ये फॉल्स फ्रूट है जो कि फ्लावर के थैलेमस यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है उससे ये उत्पन्न होता है, और काफ़ी अच्छे से हम इसको देख सकते हैं। तो कुल्लू में अगर आप आते हैं तो एप्पल गार्डन्स ज़रूर देखें, काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग जगह है। कुल्लू में अब हम एक बहुत एक्साइटिंग प्लेस पर पहुंच चुके हैं, जो कि है रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पॉइंट। जब हम कुल्लू से मनाली वाले मार्ग पर जाते हैं या फिर मनाली से कुल्लू वाले मार्ग पर आते हैं तो इस तरह से कई सारे काउंटर्स आपको नज़र आएंगे जिसमें नंबर्स डले हुए हैं। और ये काउंटर है प्रिया ट्रेवल्स का, जिनके साथ हमने पैकेज बुक किया था। लेकिन जो हम रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग करते हैं वो पैकेज में शामिल नहीं होता। फिलहाल हम यहाँ पैराग्लाइडिंग तो नहीं करेंगे, यहाँ पर हम रिवर राफ्टिंग करेंगे। और रिवर राफ्टिंग के लिए जो चार्जेस हैं और पैराग्लाइडिंग के जो चार्जेस हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ काउंटर बना हुआ है, मैं सर से पूछना चाहूँगा कि आखिर इसके चार्जेस कितने होते हैं। सर पहले तो आप पैराग्लाइडिंग के चार्जेस बताइए कि क्या रहते हैं। पैराग्लाइडिंग का जो चार्जेस है यहाँ पे जैसे 3500 रहता है पर पर्सन। ओके जी, काफ़ी हाइट से रहते हैं 7000 फीट से रहते हैं। 6000 से 8000 फीट की हाइट होती है। ओके 6000 से। और सर ये जो हम पैराग्लाइडिंग के अलावा जो रिवर राफ्टिंग करने वाले हैं उसका क्या? रिवर राफ्टिंग का जो इसमें 3 राइड है, एक 5 किलोमीटर है, एक 7 किलोमीटर है, एक 9 किलोमीटर है। और इनके चार्जेस क्या इनके चार्जेस रहते हैं, जो 5 किलोमीटर है पर पर्सन उसका 800 रुपये रहता है। Okay. और 7 किलोमीटर जो है उसका रहेगा 1000 रुपये, और जो 9 किलोमीटर का है उसका 1200 रुपये पर पर्सन है। ओके तो रिवर राफ्टिंग के लिए हमने 9 किलोमीटर वाली राइड को चूज़ किया है। और इस तरह का एक फॉर्म भरना पड़ता है जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म है कि सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर आप रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वैसे सेफ होता है लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए इस तरह का एक फॉर्म भरना होता है। यहाँ पे नेम, एज और साइन। तो अब रिवर राफ्टिंग के लिए हम रेडी हो चुके हैं लाइफ जैकेट्स और हेलमेट के साथ। तो चलिए अब चलते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। तो अब रिवर राफ्टिंग के लिए हम राफ्ट में बैठ चुके हैं और चल रहे हैं ब्यास नदी में राफ्टिंग के लिए। मैं आपको हमारा थोड़ा लाइव एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। राफ्टिंग करते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन पानी बहुत ठंडा है, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया था कि ग्लेशियर का पानी है, बर्फ़ पिघल के पानी आ रहा है। तो पानी काफ़ी ठंडा है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। कई जगह बिल्कुल समतल आता है और कई जगह कुछ इस तरह की धाराएँ आती हैं, और ये वेव्स जो हैं इनसे बचना होता है थोड़ा सा राफ्टिंग के दौरान, क्योंकि वेव्स इतनी तेज़ होती है कि कई बार आप बोट से नीचे भी गिर सकते हो। तो इस तरह की जो रोप है इसको पकड़ना होता है। लेकिन अब आपका इससे करंट आ चुका है, मैं आपको थोड़ा लाइव एक्सपीरियंस दिखाना चाहूँगा इसका। पानी का करंट काफ़ी तेज है।
फाइनली हमारी राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और वापस से हमें ये गाड़ी लेने आ चुकी है, जो कि जिस पॉइंट से हमने राफ्टिंग स्टार्ट की थी उसी पॉइंट पर ले जाकर हमें ड्रॉप करेगी। रिवर राफ्टिंग पॉइंट के पास कुछ इस तरह का रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, जहां अगर आप चाहें तो इस तरह के गेम्स खेल सकते हैं और कुछ फूड और रिफ्रेशमेंट भी ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ कुल्लू में कई सारी शॉल फैक्ट्रीज़ हैं जहां पर हैंडलूम पर ट्रेडिशनल शॉल्स बनाई जाती हैं, जिन्हें अगर आप चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। और साथ ही यहां पर ड्राई फ्रूट मार्केट भी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। तो अब कुल्लू को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल रहे हैं मनाली के लिए। कुल्लू में ज़्यादा टूरिस्टिक पॉइंट्स नहीं हैं, जो मुख्य पर्यटक स्थल हैं वे सभी मनाली में हैं। आज था हमारा तीसरा दिन इस ट्रिप का और अब हम मनाली पहुंच चुके हैं और जिस होटल में हम रुकने वाले हैं उसका मैं आपको रूम टूर देना चाहूँगा। काफ़ी लग्जरियस होटल है और इसका जो रूम है काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ये एक बालकनी रूम है, यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा भी नज़र आता है। लेकिन फ़िलहाल रात हो चुकी है, मैं आपको बाहर का नज़ारा नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन काफ़ी अच्छा सीन दिखता है। और इस रूम में सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। अभी जिस होटल में हम रुके हुए हैं यहाँ पर हमें एक कपल मिले हैं जो अभी कैंडल नाइट डिनर कर रहे हैं। मैं उनसे ही जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर कैंडल नाइट डिनर में या हनीमून पैकेज के दौरान क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिंग्स होती हैं। जैसे कि अभी मैं केक तो देख ही पा रहा हूँ, लेकिन और क्या क्या चीज़ें होती हैं मैम, थोड़ा आप बता पाएँ तो। इसमें केक इंक्लूड रहता है, हनीमून केक, और रूम डेकोरेशन रहती है और कैंडल लाइट डिनर है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है जी। तो ये सब इसमें इंक्लूड रहता है। तो मतलब अगर एक टाइम स्पेंड करना चाहें आप एज ए कपल तो एक अच्छा पैकेज हो जाता है मतलब। हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत और यहाँ अच्छा पे है। सर्विस भी बहुत अच्छी है। सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। जी। थैंक यू सो मच। अब डिनर का टाइम हो चुका है और जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं यहाँ पर बूफे लग चुके हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें बूफे के अंदर लगाई गई हैं। सबसे पहले तो चावल हैं और इसी के साथ रोटियाँ आती हैं जो कि गर्म ही परोसी जाती हैं वैसे। और ये हैं राजमा और आलू मटर की सब्ज़ी, एक है पनीर की सब्ज़ी और एक है रबड़ी। इस तरह का कुछ अच्छा सा डिलीशियस फूड हमें सर्व किया जाएगा। इस ट्रैवल पैकेज में हमें सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर इंक्लूडेड मिलता है और हर रोज़ ब्रेकफास्ट में कुछ डिफरेंट चीज़ होती है और जब डिनर हम करते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंट चीज़ होती है। और जिस भी होटल में हम रुकते हैं यही सेम फैसिलिटी वहाँ पर भी मिलती है। तो सबसे पहला स्थान जो हम मनाली में एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है हिडिंबा देवी टेम्पल, जो कि एक पौराणिक स्थान है और महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि महाभारत में जो 5 पांडव थे उनमें से सबसे शक्तिशाली थे भीम, और भीम की जो पत्नी थी वो थी हिडिंबा देवी, और उन्हीं का ये मंदिर है। हिडिंबा देवी टेम्पल का निर्माण हुआ था 1553 में। राजा बहादुर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो पेगोडा शैली का है। हिडिंबा देवी टेम्पल में दर्शन करने के लिए जब आप दिसंबर से फरवरी के मंथ के बीच में आते हैं तो आपको यहाँ स्नो नज़र आती है। मंदिर के ऊपर का जो ये भाग है वो बर्फ़ से ढक जाता है। हिडिंबा देवी मंदिर के पास ही है डोंगरी वन विहार, जो कि एक तरह का पार्क है। लेकिन इस पार्क की फीलिंग आपको डिफरेंट तरह से आएगी क्योंकि यहाँ बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं, बच्चों के लिए झूले चक्री जो खेलने के लिए होते हैं वो हैं, और एक देवी का तालाब है अंदर की ओर जो कि अभी हम देखने चल रहे हैं। अंदर रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स भी हैं, यानी कि अगर आप कुछ खाना पीना चाहें तो यहाँ ट्राई कर सकते हैं। वन विहार में काफ़ी बड़े बड़े देवदार के वृक्ष हैं जिन्हें आप यहाँ देख पाएंगे, और जब सनरेज इनसे यहाँ निकलती हैं तो काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा बन जाता है। अब हम पहुँच चुके हैं हिडिंबा देवी के तालाब के यहाँ। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये पवित्र सरोवर माँ हिडिंबा का है। वैसे ये जो तालाब है अभी फ़िलहाल सूख चुका है, यहाँ पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पानी होता है और स्थानीय लोगों की इस स्थान के बारे में बहुत मान्यता है। इस वजह से आप यहाँ देख पाएंगे इस चट्टान पर पूजा के लिए पूजा करने के बाद कुछ लच्छे और धागे भी बांधे हुए हैं। वन विहार एक काफ़ी अच्छी जगह है जो कि कपल्स फ्रेंडली है, क्योंकि यहाँ पर आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दूर दूर तक आपको सिर्फ देवदार के वृक्ष ही नज़र आएंगे, और अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ भी आना चाहते हैं तो भी ये जगह काफ़ी अच्छी है क्योंकि आपको बहुत शांति का अनुभव यहाँ होगा।
अब हम आ चुके हैं मनाली के क्लब हाउस में, जहाँ कुछ इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि रिवर क्रॉसिंग और रिवर जंपिंग। यानी कि इस रोप के थ्रू आप इस पार से उस पार जाते हैं और काफ़ी एडवेंचर टास्क होता है। और नीचे जब आपके पैर पानी में अड़ते हैं तो पानी काफ़ी ठंडा है, काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। रिवर क्रॉसिंग की जो एक्टिविटी है आप कर सकते हैं। इसका चार्ज लगता है 150 रुपये पर पर्सन का, और इसमें आप रिवर क्रॉसिंग के साथ साथ ये जंपिंग करवाते हैं। लगभग 30 से 40 जंप होते हैं और रिवर के इस पार भी ले जाते हैं और वहाँ से यहाँ पर भी लाते हैं। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। अगला स्थान जो हम मनाली में एक्सप्लोर करने चल रहे हैं वो है जोगनी वाटरफॉल, जिसके लिए हमें थोड़ा ट्रैक करते हुए ऊपर की ओर जाना होता है। जोगनी वाटरफॉल का ट्रैक एक तरह का कच्चा रास्ता है, एक तरह की पगडंडी है, जिससे होते हुए हमें ऊपर की ओर जाना होता है। अभी वाटरफॉल तक हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वाटरफॉल का जो फ्लो है यहाँ से नज़र आने लगा है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं जोगनी वाटरफॉल के लिए, और वाटरफॉल काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप हमारे पीछे देख पाएंगे काफ़ी ऊंचाई से ये वाटरफॉल गिरता है और इसका पानी धीरे धीरे करके पूरा नीचे की ओर जाता रहता है। जो ट्रैक करके हम आते हैं रास्ता, उस रास्ते में जो पानी नज़र आता है वो सारा जोगनी वाटरफॉल का ही वाटर है। और यहाँ तक पहुँचते हुए आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, ज़्यादा ट्रैकिंग भी नहीं है। लेकिन यहाँ जब आप आएंगे तो बहुत अच्छी जगह है, एक फ़ोटोजेनिक पॉइंट है, और यहाँ पर बैठकर आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अब अपने ट्रिप में आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं एक बड़ी डेस्टिनेशन को लेकर, जो कि है रोहतांग पास, जिसका डिस्टेंस मनाली से लगभग 50 किलोमीटर्स का है। रोहतांग पास जाने वाले मार्ग पर आता है गुलाबा चेक पोस्ट, जहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर रोहतांग पास का जो परमिट हम लेते हैं उसे चेक कराना होता है और उसी के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने परमिट नहीं लिया है तो गाड़ी इससे आगे नहीं जा सकती, तो परमिट लेना ज़रूरी होता है। रोहतांग पास के लिए हम चल रहे हैं और रास्ते में गुलाबा व्यू पॉइंट आता है, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत वैली व्यू नज़र आता है। जो बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ से नज़र आते हैं, और पहाड़ की खास बात कि पहाड़ों के ऊपर आप देखेंगे तो आपको स्नो नज़र आएगी। और ये जो अगर हम इस जगह पे दिसंबर से लेकर मार्च तक आते हैं तो ये पूरा पहाड़ हमें वाइट कलर का नज़र आता है, क्योंकि पूरे पहाड़ पर बर्फ़ जम जाती है। और नीचे की साइड हम देखेंगे तो ये है मनाली। जितने भी आपको घर देख पा रहे हैं ये सभी मनाली है, और यहाँ ऊपर की साइड क्लाउड्स हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ से जब आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स आप क्लिक कर पाते हैं। तो अब गुलाबा व्यू पॉइंट से आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं रोहतांग पास के लिए, और रोहतांग पास जाने का रास्ता काफ़ी खूबसूरत है और एडवेंचर से भरा हुआ है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं रोहतांग पास, और इसकी हाइट समुद्र तल से यानी कि सी लेवल से है 13,058 फीट्स की। और ये हाइट अगर हम इसको मीटर में बोलें तो लगभग 4000 मीटर के आसपास इसकी हाइट होती है। अगर कंपेयर करके देखें माउंट एवरेस्ट की हाइट से, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8800 कुछ मीटर्स की। तो कुल मिलाकर हम माउंट एवरेस्ट की आधी हाइट पर पहुंच चुके हैं। ये इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर जगह है, और यहाँ से देखेंगे तो स्नो माउंटेन्स का काफ़ी खूबसूरत व्यू यहाँ पीछे की ओर नज़र आता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं रोहतांग पास के मुख्य व्यू पॉइंट पर। यहाँ पीछे की ओर देखें तो बर्फ़ जमी हुई नज़र आती है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर जब आए हैं ये अक्टूबर का महीना है। इतनी ज़्यादा बर्फ़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ आप कभी भी आएंगे तो आपको इतनी बर्फ़ तो हमेशा यहाँ नज़र आएगी। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अटल टनल के सामने। ये दुनिया की सबसे बड़ी टनल है जो कि इतनी ज़्यादा हाइट पर बनाई गई है। इसकी हाइट है लगभग 10,000 फीट, यानी कि 10,000 फीट ऊंचाई पर जाकर इस टनल को बनाया गया है। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 9 किलोमीटर के लगभग है। तो अब अटल टनल से होते हुए हम चल रहे हैं मनाली की ओर, और जो स्थान हम मनाली में देखने जा रहे हैं वो है वशिष्ठ टेम्पल। मनाली में अब हम पहुंच चुके हैं वशिष्ठ टेम्पल, जो कि 4000 साल पुराना माना जाता है। गुरु वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे और राजा दशरथ के कुल गुरु थे।
मंदिर में गुरु वशिष्ठ की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है, जहां पर हम दर्शन कर सकते हैं। वशिष्ठ टेम्पल के पास 3 प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड भी हैं, एक पुरुषों के लिए, एक महिलाओं के लिए और एक देव कुंड यहाँ पे है और ब्रह्म कुंड उसे बोलते हैं। और इन कुंडों में प्राकृतिक तरीके से गर्म पानी आता है। अगर हम नहाते हैं यहाँ पे, आप थोड़ा सा वेपर भी देख पाएंगे, हल्की फुल्की ये भाप उड़ती हुई नज़र आएगी। ज़्यादा गर्म तो नहीं है, लेकिन थोड़ा गर्म पानी यहाँ नेचुरली आता है। थोड़ा मैं भी एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता हूँ पानी कितना गर्म है, थोड़ा छू के देखते हैं। ये पानी इतना गर्म है कि जैसा कि हम गीज़र से जो पानी हम नहाने के लिए उपयोग लेते हैं उतना गर्म पानी है। वहाँ थोड़ी थोड़ी भाप भी नज़र आ रही है उड़ते हुए, और एक्चुअल में पानी गर्म है। और जैसा कि बोला जा रहा है सल्फ़र बात, मतलब इस पानी में सल्फ़र की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। चर्म रोगों के लिए ये काफ़ी सही है। मनाली ट्रिप को कंटिन्यू करते हुए अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस की तरफ, जो कि है सजला वाटरफॉल। इसका नाम सजला वाटरफॉल इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक गांव में बसा हुआ है। एक गांव है यहाँ पर जिसका नाम है सजला, और वाटरफॉल यहीं पर है, इसी वजह से इसका नाम सजला वाटरफॉल दिया गया है। हालांकि इस वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ा ट्रैक करते हुए आगे की ओर बढ़ना पड़ता है, और जो ट्रैकिंग वाला रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो ट्रैक है इसका डिस्टेंस लगभग 2 किलोमीटर का है, यानी कि 2 किलोमीटर के लगभग हमें इस जंगल से होते हुए आगे बढ़ना होता है, और फिर आता है सजला वाटरफॉल। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं सजला वाटरफॉल पर। वाकई में ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है, और जिस लोकेशन पर ये बना हुआ है ये जगह भी काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि ये पूरी जगह हरियाली से भरी हुई है। तो चलिए थोड़ा सा वाटरफॉल के पास चलते हैं और वाटरफॉल को एंजॉय करते हैं। मनाली टूर के दौरान अब हम एक फेमस स्थान पर पहुंच चुके हैं, जो कि है नग्गर कैसल, जो कि पुराने टाइम पर एक पैलेस हुआ करता था। इस पैलेस को हम अंदर से देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। नग्गर कैसल के अगर इतिहास के बारे में बात करें तो इसे राजा सिद्ध सिंह ने 1460 में बनवाया था, और ये एक तरह का रेजिडेंट एरिया और एक तरह का पैलेस था पूरा, जहाँ पर वो रहते थे और इस पूरे साम्राज्य को संभालते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स काल आया तो 1846 में ये पैलेस ब्रिटिशर्स के अंडर में चला गया, और ये एक तरह से कोर्ट हाउस की तरह यूज़ किया जाने लगा। और फिर ब्रिटिश काल ख़त्म होने के बाद 1978 में इस पूरे कैसल को हेरिटेज होटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। जितने भी आप रूम्स देख रहे हैं हमारे साथ, ये सारे रूम्स हैं, एक तरह का ये हेरिटेज होटल है, आप यहाँ आकर रुक भी सकते हैं। नग्गर कैसल की एक खास बात है कि इसे बनाने में पत्थर और लकड़ी का यूज़ किया गया है, और बीच में किसी तरह का चूना सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है। डायरेक्टली सिर्फ पत्थर को मिलाकर या लकड़ी को मिलाकर इस पूरे महल को बनाया गया है। नग्गर कैसल से अगर नीचे की ओर देखें तो बहुत ही खूबसूरत वैली व्यू नज़र आता है। यहाँ से आप देखेंगे तो दूर दूर तक आपको माउंटेन्स नज़र आएंगे, और नीचे की साइड देखेंगे तो काफ़ी सारे घर नज़र आएंगे, और बीच में नदी नज़र आएगी जो कि है व्यास नदी, बीज रिवर जिसे कहा जाता है, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है, एक तरह का पिक्चर पॉइंट हम इसे बोल सकते हैं। अब मनाली के एक पौराणिक स्थान पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि है मनु टेम्पल। ये पुरानी मनाली के अंदर स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है, और मनाली का जो नाम है वो इसी मंदिर से आया है। मनु ऋषि के नाम पर मनाली का नाम रखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर जल प्रलय आया था तो मनु ऋषि का जहाज़ यहीं पर आकर रुका था। उन्होंने यहीं तपस्या की थी, और यहीं से मनुष्य जाति का निर्माण हुआ था। तो आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और करते हैं मनु ऋषि के दर्शन। अपने ट्रिप में आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं ग्रीन वैली से होते हुए सोलांग वैली के लिए, जो कि मनाली की एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो अब हम पहुंच चुके हैं मनाली की एक काफ़ी पॉपुलर प्लेस पर, जो कि है सोलांग वैली। ये पर्यटकों के बीच बहुत ज़्यादा मशहूर है, और
जब आप दिसंबर से मार्च के महीने में यहाँ आते हैं तो ये जो ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है, ये ग्रीनरी तब्दील हो जाती है वाइट कलर की चादर में, यानी कि पूरी वैली आपको वाइट कलर की नज़र आएगी अगर आप दिसंबर से मार्च के टाइम पर यहाँ आएंगे, क्योंकि ये विंटर्स का टाइम होता है। और अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर सोलांग वैली के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि पिछली बार जब हम मनाली आए थे तो उस टाइम पे सोलांग वैली पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी, और उस दौरान किस तरह की स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं मैं उसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी देना चाहूँगा। सोलंग वैली में अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ का पैकेज लेते हैं तो वो सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कि आप इंडिविजुअल एक्टिविटी करें। मान लीजिए आपको स्कीइंग करनी है, आपको जिप लाइन करनी है, अगर आप अलग अलग करेंगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप 5-6 एक्टिविटीज़ का एक पैकेज ले लें जिसमें कि स्नो ड्रेस भी शामिल होती हैं, तो वो आपको एक तरह से किफ़ायती और सस्ता पड़ता है। तो हमने जो पैकेज लिया है उसका मूल्य है 1200 रुपये, यानी कि 1200 रुपीज़, जिसमें कि 4 एक्टिविटीज़ प्लस स्नो ड्रेस शामिल हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी है याक राइडिंग, जो कि अभी आप देख रहे हैं। इसमें याक के ऊपर आपको बिठाया जाता है और बर्फ़ के ऊपर याक चलता है, जिससे एक तरह का सैर कराई जाती है आपको याक के ऊपर, जो कि एक काफ़ी एडवेंचर टास्क होता है। जो दूसरी एक्टिविटी इस पैकेज में शामिल है वो है ट्यूब राइडिंग। इसमें एक बड़ी सी ट्यूब पर आपको बिठाया जाता है और नीचे की ओर स्लोप में धकेला जाता है, जिसमें बहुत ही स्मूथली आप जाते हैं बर्फ़ के ऊपर फिसलते हुए, और ये भी बहुत ही मज़ेदार टास्क होता है। जो अगली एक्टिविटी इस पैकेज में शामिल है वो है जिप लाइन, जो कि एक बहुत ही एडवेंचर टास्क है। इसको आपको मैं लाइव दिखाना चाहूँगा। यार क्या व्यू दिख रहा है, वाह, घर पे भी मजा आ रहा है यार। अगली एक्टिविटी जो इस 1200 रुपये के पैकेज में शामिल है वो है स्कीइंग, और ये एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी आपके लिए होने वाली है, बिकॉज़ जब भी आप स्कीइंग पहली बार करते हैं आप कई बार गिर सकते हैं, और आप ही नहीं, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं कई ना कई बार आपको गिरते पड़ते हुए नज़र आएंगे, जो कि एक फ़नी मोमेंट क्रिएट कर देता है। मनाली में एक और इंटरेस्टिंग प्लेस पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि है फ्लाई डाइनिंग। ये नाम सुनने में थोड़ा सा फैमिलियर लगता है, लेकिन बहुत यूनिक चीज़ है। एक यूनिक आइडिया है कि आपको यहाँ से उतनी ऊंचाई पर ले जाया जाता है, यहाँ से आप ऊपर देख पाएंगे, उतनी ऊंचाई पर ले जाया जाता है, और वहाँ पर आप डिनर कर सकते हैं। डाइनिंग से मतलब है कि आप वहाँ पर ऊपर से आकर फूड ट्राई कर सकते हैं। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको हिडिंबा देवी टेम्पल से हम थोड़ा सा जाएंगे, पास से ही है, ये रास्ते में पड़ता है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करूँगा कि इसका चार्जेस क्या रहते हैं और फूड में वैरायटीज़ क्या रहती हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये सबसे पहले ये बताइए, ये चीज़ है क्या, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है? ये फ्लाई डाइनिंग है, हैंगिंग रेस्टोरेंट है ये जी। और ये मनाली में, हिमाचल में एक ही है। अच्छा। और इसमें 24 सीटर है ये। ओके। और इसका 2000 पर पर्सन चार्ज है। ओके। और इसका टाइमिंग वगैरह क्या रहता है? टाइमिंग इसका सुबह 12 बजे से स्टार्ट होता है और 6 स्लॉट होते हैं इसमें। 6 तो मतलब एक घंटे के गैप के बाद इसका सेशन जाता है। और फूड में वैरायटी क्या रहती है? फूड में इसमें 5 कोर्स मील सर्व होता है इसमें। ओके। अब हम आ चुके हैं मनाली के एक और फेमस स्पॉट पर, जो कि है एक मोनेस्ट्री, जो कि मॉल रोड के पास में ही बनी हुई है। ये मोनेस्ट्री बौद्धिज्म कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए अंदर चलते हैं और मोनेस्ट्री को देखते हैं। तो अब हम मोनेस्ट्री के अंदर पहुंच चुके हैं। मोनेस्ट्री के अंदर काफ़ी शांति है और भगवान बुद्ध की कई सारी कथाओं का वर्णन यहाँ मिलता है। काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं और चित्रण किया गया है कई सारी कथाओं का, इस साइड भी और इस साइड भी। और बीच में भगवान बुद्ध की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि
ट्रेडिशनल बौद्ध कल्चर से रिलेटेड हैं, कुछ लिखी हुई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर। मॉनेस्ट्री के बाहर कुछ इस तरह के प्रेयर व्हील्स लगे हैं जिन्हें हमें रोटेट करना होता है, और रोटेट करना यहाँ से होता है, और ये पूरी मॉनेस्ट्री में लगे हुए हैं। मतलब इस पूरे मॉनेस्ट्री के यहाँ से हम रोटेट करना शुरू करेंगे तो एंड छोर पर पहुँच जाएंगे, और रोटेशन के दौरान हमें एक मंत्र बोलना पड़ता है जो कि है ओम मानी पद्मे हम। यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और मॉनेस्ट्री की इन बेल्स को रोटेट करेंगे। ये एक तरह का बौद्धिज्म प्रेयर करने का तरीका है। मतलब बौद्धिज्म कल्चर में जब हम प्रेयर करते हैं या फिर परिक्रमा लगाते हैं तो उसमें इस तरह से बेल्स को रिंग करना होता है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक तरह से परिक्रमा लगाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं मनाली के मॉल रोड में, जो कि टूरिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक्चुअल में है तो ये एक मार्केट एरिया, लेकिन यहाँ पर हिमाचल कल्चर से जुड़ी काफ़ी सारी ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं। चाहें तो आप यहाँ पर हिमाचली कल्चर से रिलेटेड क्लॉथ्स खरीद सकते हैं, कुछ शोपीस आइटम्स खरीद सकते हैं, कुछ डेकोरेटिव पीसेस खरीद सकते हैं, या फिर यहाँ का ट्रेडिशनल फूड यहाँ ट्राई कर सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं मॉल रोड को। मनाली मॉल रोड पर एक स्पेशल फूड आइटम मिलता है जो कि है 8-in-1 सॉफ्टी, जिसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये सिर्फ 50 रुपीज़ में आपको उपलब्ध हो जाती है। मॉल रोड पर आपको तिब्बतियन कल्चर और हिमाचली कल्चर दोनों से रिलेटेड कई सारे शोपीस आइटम्स मिल जाएंगे जिन्हें आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मॉल रोड पर हिमाचल प्रदेश की एक ट्रेडिशनल डिश मिलती है जिसका नाम है सिड्डू, जिसे भी आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं, और यहाँ के मोमोज भी काफ़ी फेमस हैं। तो आज है हमारे शिमला कुफरी कुल्लू मनाली पैकेज का आखिरी दिन, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी। ये पैकेज हमें पड़ा था 9,500 रुपये पर पर्सन का। हम 4 लोग थे और हमने ये पैकेज बुक किया था, तो हमें जो कॉस्ट आया था वो 9,500 रुपये पर पर्सन का था। लेकिन अगर आप लोग कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं उसके अनुसार ये रेट्स थोड़ी वेरी कर सकते हैं, और सीज़न वाइज भी ये रेट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या फैसिलिटी इंक्लूडेड थी। इसमें हमें प्राइवेट कैब मिली थी जिससे हमने सारे साइट सीन्स किए। हमें जो होटल जिसमें हम रुके वो भी हमें इस पैकेज में मिली थी। जो फूड हमने लिया, यानी कि जो हमने ब्रेकफास्ट लिया और जो डिनर लिया, वो इसी के अंदर इंक्लूडेड था। और ये सारी डेस्टिनेशन जितनी भी हमने करी वो सभी हमने एक तरह से प्राइवेटली करी थी कैब की मदद से। तो ये सारी चीज़ें हमें इस पैकेज में इंक्लूडेड मिली थी। लेकिन एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो रोहतांग पास का हमने टूर किया उसके लिए हमें एडिशनली पे करना पड़ा था। हमें जो कॉस्ट आया था रोहतांग पास जाने के लिए वो 4,000 रुपये आया था। लेकिन ये जो रेट है ये सीज़न वाइज वेरी कर सकता है, और गाड़ी टू गाड़ी भी वेरी कर सकता है कि कितनी बड़ी गाड़ी आप बुक कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ प्रिया ट्रैवल्स के ओनर्स ही हैं, खतीजा मैम और विशु सर। इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास शिमला मनाली के अलावा और कौन कौन से पैकेजेस हैं। मैम थोड़ा सा आप बताइए कि आपके पास और कौन कौन से पैकेजेस हैं। ये पैकेज के अलावा हमारे पास अमृतसर, डलहौजी, धर्मशाला, कश्मीर, मनाली, कसौल, गोवा, केरला, राजस्थान, उत्तराखंड, ऑल इंडिया टूर पैकेजेस अवेलेबल है। लेकिन बेसिकली जो मेन रहेगा वो है हिमाचल एंड कश्मीर पैकेजेस वी डू। ओके मैम। तो अगर आप भी चाहें तो प्रिया ट्रैवल्स के साथ पैकेज बुक कर सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां जाकर आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पैकेजेस बुक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ट्रिप शिमला कुफरी कुल्लू मनाली की। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।